हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडेक्सेल। तो आज जो चैप्टर हम बात करने वाले हैं, जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और वो उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से आपको हर साल मिनिमम 1 से 2 सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, 1 से 2 सवाल। और मैक्सिमम टाइम जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको ज्यादातर 2 ही सवाल देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि इस साल हमारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो हो सकता है आपको 3 से 4 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब 3 से 4 सवाल अगर देखने को मिल रहे हैं तो यानी कि 12 से 16 नंबर तक का वेटेज ये चैप्टर रख रहा है। ठीक है, 8 मार्क्स का तो मिनिमम रखेगा ही रखेगा, लेकिन अगर 3 से 4 सवाल आ गए क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो 12 से 16 नंबर तक लेकर जा सकता है। तो इस हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, और हम इसको ऐसी तरीके से पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, काफी इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए जो चैप्टर के अंदर जो आज टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, एक तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, और एवरेज एटॉमिक वेट। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका बेस बनाएंगे। ठीक है, हालांकि आप देखोगे कि आपको ये पिछले साल तक पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी जो एनटी के हिसाब से सिलेबस आया उसमें ये चीजें है नहीं। बट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट बनते हुए चलें। ठीक है, रैंडमली बीच में से मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दूंगा तो कोई कॉन्सेप्ट सेट होंगे नहीं। ठीक है, एनटीए ने सर वो दिया है कि जहां से वो क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, हमें तो चैप्टर समझना है ना, हमें तो कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट जो करेंगे वो डाल्टन थॉमसन से ही करेंगे। हालांकि ये चीजें आपने 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है, 9th 10th छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, तो हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। हम जनरल आइडिया लेंगे कि यार ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एटम वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, तो आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला साइंटिस्ट आया था वो था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who considered, who given the statement that every matter in the universe is made up of smallest particle which is called atom। ठीक है, तो जो डाल्टन था, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एटम के बारे में बात करी। उसने ये कहा कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि एटम। ठीक है, जैसे आप कोई दीवार देख रहे हो, ठीक है, जिस घर में भी आप बैठे हो, कहाँ भी बैठे हो, तो आपके आसपास कोई दीवार होगी। तो वो दीवार किससे बनी हुई है? वो दीवार जो है छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जैसे छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी हुई है। तो जो दीवार है उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया? ईंट हो गई। ठीक है, ब्रिक हो गई एक। तो ब्रिक जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, उसके रिपीटेशन से पूरा दीवार बना हुआ है। उसी तरीके से एटम के रिप्रेजेंटेशन से सारा मैटर बना हुआ है, या हर एक चीज बनी हुई। मैं हो गया, आप हो गए, ठीक है, कोई दीवार हो गई, कोई लिविंग चीज या नॉन लिविंग, सब एटम से मिलकर ही बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उसका अगला स्टेटमेंट ये था, या एटम का मतलब ही, ग्रीक में एटम का मतलब ही इनडिविजिबल होता है। इनडिविजिबल। ठीक है, और क्योंकि डाल्टन ग्रीक साइंटिस्ट था इस वजह से उसने एटम नाम इसलिए दिया क्योंकि एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है जो कि एटम होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। दूसरी चीज उसने जो इंपॉर्टेंट बातें कही थी वो हम बातें डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या इसने स्टेटमेंट दिए थे? तो इसने स्टेटमेंट दिया कि एटम जो है न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम न्यूट्रल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, स्ट्रक्चरलेस है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इट इज कंप्लीटली स्ट्रक्चरलेस। ठीक है, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस दौरान एटम्स का ही आना जाना होता है। आना जाना इन द सेंस एटम्स का ही एक्सचेंज हो रहा होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यानी कि स्ट्रक्चरलेस होता है, इंडिविजिबल होता है, न्यूट्रल होता है, टेक्स पार्ट
एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हालांकि ये सारे पॉइंट्स आपको अभी ढंग से लिखे हुए मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि हम डेल्टन ने क्या क्या बातें कही थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे डेल्टन के थे, अगर हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो देखो, तो जो डेल्टन की थ्योरी थी वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे डिपेंड थी, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से इसने पॉइंट डिफाइन किए थे, तो हर एलिमेंट जो है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है, स्मॉल एटम से मिलकर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि एक सब्सटेंस के एटम जो है वो एक टाइप के होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मार्कर की बात करता हूँ, तो ये मार्कर अगर मान लेते हैं हम कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें सारे एटम्स जो है कार्बन के होंगे। मान लेते हैं हम कोई आयरन की रॉड ले लेते हैं, तो उस आयरन की रॉड में सारे जो एटम्स है वो किससे मिलके बने होंगे, वो आयरन 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 के एटम्स से मिलके बने होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं वाटर ले लूं, पानी, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वो किससे मिलके बना हुआ है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वहां पे 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो वो रेशियो वगैरह जो है वो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेल्टन की बात करें कि हर एक मैटर या हर एक चीज जो है वो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बनी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली वो बनी हुई एटम से ही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल, ठीक है। हर एक एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल, यानी आखिरी जो चीज स्मॉलेस्ट 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 पे जाके जाओगे तो वो एटम पे जाके ही खत्म होगी। और ये बात समझ में और इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक मास, हर एटम का कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन स्ट्रक्चर लेस होता है, ठीक है। एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हाँ उसका मास जरूर होता है, यानी कि कुछ ना कुछ वजन जरूर होता है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, बर्बाद, बर्बाद तो ज्यादा खराब वर्ड हो जाएगा वो हमारे लिए, अच्छा छोड़ो। इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब होता है कि जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फिर दूसरी चीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में जो एक्सचेंज होता है या जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो कौन लेते हैं, एटम लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमारे डेल्टन की थी जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसको ज्यादा डिटेल में आप खींचते नहीं है। इसके बाद डेल्टन के बाद जो अगला साइंटिस्ट आया, वो अगला साइंटिस्ट था थॉमसन, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ने क्या बात कही थी, तो थॉमसन ने ये कहा, देखो अब डेल्टन का ड्रॉबैक क्या था, डेल्टन एक तो स्ट्रक्चर नहीं बता पाया एटम का, ठीक है। दूसरी चीज के एटम पे चार्ज कौन सा, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आखिर है क्या, कैसा है ये एटम, ठीक है। तो खाली उसने कुछ पॉइंट्स दे दिए, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाया। तो उसके बाद जो अगला साइंटिस्ट आया वो था थॉमसन। थॉमसन ने कहा कि भाई मैं बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका चार्ज कैसा होता है। तो थॉमसन ने कहा कि भाई साहब एटम जो है वो स्पेरिकल होता है, सर्कल नहीं है, स्पेरिकल है ये, ठीक है, स्पेरिकल है यानी कि बॉल जैसा है। और इस पूरे बॉल पर जो है पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है। ये स्पेयर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, बात समझ में आ रही है। और इस स्पेयर पे ये जो व्हाइट पार्ट है ये पूरा पॉजिटिव पार्ट हो गया, और इस स्पेयर पे जगह जगह नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, 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 ठीक है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम जो है एक स्पेरिकल शेप का है, और वो पूरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और जगह जगह छोटे 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 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अच्छा, थॉमसन के टाइम तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं अभी तक यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं बोल रहा, ठीक है। थॉमसन के टाइम तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ अता पता ही नहीं था, तो इसीलिए सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली इस नेगेटिव चार्ज जो है इसको नेगेट्रॉन्स बोला जाता था थॉमसन के टाइम पे, ठीक है। हालांकि वो खैर डिटेल वाली बातें हैं, हम वहां जाना नहीं चाहते।
तो अभी इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल क्यों है ये? तो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि जो जितना स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, यानी कि ये एम्बेडेड पार्ट जो है उनका मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस देखो मॉडल है, मॉडल को कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा। मॉडल मतलब एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल का नाम क्या दिया जाएगा? तो मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम था? प्लम पुडिंग मॉडल। बात समझ में आ रही है? प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया था, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो थॉमसन proposed that an atom consists of a uniform sphere of positive charge in which the electrons are distributed more or less uniformly। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को मान लो। अच्छा हाँ, ये अभी के लिए समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन बता दिया गया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था, उसने सिंपली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके टाइम पे उसने नेगेट्रॉन्स की बात करी थी। तो ये कहानी थी, ठीक है। फिर इस मॉडल को क्या नाम दिया? इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया गया है, या रेजिन पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब आपने गुलाब जामुन तो देखे ही होंगे, चाशनी के अंदर पड़े हैं, तो गुलाब जामुन को नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, वो जो चाशनी है उसको पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए। या फिर वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला गया है? ये ध्यान से देखिए, वाटरमेलन, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो रेड पोर्शन है इसको पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, और ये यहाँ पे जो जगह 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 इसके सीड्स प्रेजेंट हैं, इन सीड्स को आप नेगेटिव चार्ज मान लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, इसीलिए हमने इसको क्या कंसिडर किया है, एक मतलब इस हिसाब से उसने बताया, कहने का मतलब, ठीक है। तो आई थिंक थॉमसन मॉडल में भी आपको कोई ज़्यादा खास दिक्कत है नहीं। अब थॉमसन के बाद देखो, थॉमसन ने स्ट्रक्चर भी बता दिया, न्यूट्रल क्यों है ये भी बता दिया। तो इन दोनों की वजह से, मतलब इन दोनों एक्सप्लेनेशन की वजह से, क्योंकि डेल्टन के मेन ड्रॉबैक तो यही थे, डेल्टन यही दो चीजें नहीं बता पाया। तो थॉमसन ने जब ये बता दिया तो उसको नोबेल प्राइज तक दे दिया गया था, ठीक है। उसकी इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया और नोबेल प्राइज दे दिया गया। लेकिन साइंटिस्ट मानते थोड़ी हैं, ठीक है। अब एटम की कहानी स्टार्ट हुई थी तो कहानी तो लंबी चलती जानी है और आज भी चल रही है। तो थॉमसन तक ये कहानी खत्म नहीं होती, इस कहानी को आगे लेके जाता है रदरफोर्ड, ठीक है। तो अगला जो है हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड के टाइम तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, थॉमसन के टाइम तक नहीं हुई थी। थॉमसन के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो डिस्कवरी पे मैं ज़्यादा जा नहीं रहा, ठीक है। वो आपने 9th-10th क्लासेस में पढ़ रखी है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे से पढ़ रखा है। कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वहाँ नहीं जा रहे, हमें उसका सिर्फ चार्ज, मास, ये सब काम आने वाला है, तो वो मैं बता दूंगा। तो पुराना 9th-10th का कंटेंट जितना हमें काम आना है उतना मैं शॉर्ट से शॉर्ट लेने वाला हूँ, यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। कंप्लीट 9th-10th यहाँ नहीं पढ़ने वाले अपन। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या बात हुई थी? तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बेसिकली किया था गोल्ड की फॉइल पर। किस पे किया था? गोल्ड की फॉइल पर। बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या कि रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल ली और उसके पास रख दिया एक अल्फा एमिटिंग पार्टिकल। एक ये क्या हो गया आपका? अल्फा एमिटिंग पार्टिकल। अल्फा एमिटिंग पार्टिकल क्या है? तो अल्फा क्या होता है भाई? अल्फा रेज है, ठीक है, एक टाइप की रेडिएशंस है, ठीक है।
जैसे एक्स रेज होती है, विजिबल रेज होती है, आपने एक्सरे करवाया होगा, ठीक है। आगे डिटेल में हम बहुत टाइप की रेज पढ़ेंगे, एफएम रेडियो वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो अल्फा टाइप की भी एक रेज होती है, और अल्फा जो है ये पॉजिटिव चार्ज की होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि ये पॉजिटिव चार्ज की होती है। अगर मैं बात करूं तो इनका जो चार्ज मास है वो हीलियम+4, हीलियम प्लस, ये हीलियम प्लस 2 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, यह सामने गोल्ड फॉइल रखी हुई, यहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल सोर्स है ये, और इसको, इस गोल्ड की फॉइल को हमने कवर कर रखा है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से। किससे कवर कर रखा है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से, ठीक है। इसको हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से कवर कर रखा है, इस गोल्ड की फॉइल को, ठीक है। ताकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएंगे तो गोल्ड फॉइल से टकरा के वो सीधा कहाँ जाके गिरे? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जाके गिरे। बात समझ में आ रही है? तो इधर देखो, कलर कलर विच कलर, व्हाइट कलर। चलो, तो यहाँ से जो अल्फा एमिटिंग पार्टिकल्स निकल रहे हैं, देखो ये अल्फा पार्टिकल्स, अच्छा अल्फा पार्टिकल्स से पहले उसने यहाँ पर एक लेड की प्लेट्स लगा दी थी, 2 लेड की प्लेट्स अरेंज कर दी है। ये लेड की प्लेट्स अरेंज करने का मोटिव बस इतना है कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो सीधा पहले गोल्ड फॉइल से जाके टकराए। ऐसा नहीं कि अल्फा पार्टिकल सीधा पहले जाके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकरा रहे हो, ठीक है। हमारा मेन मोटिव तो ये है ना कि अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट किससे टकराने चाहिए? डायरेक्ट गोल्ड की फॉइल से टकराने चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव है। तो इसीलिए बाकी के पार्ट को हमने, जो ये ध्यान से देखो, जिंक सल्फाइड का जो पार्ट है उसको हमने लेड की रॉड से या लेड की प्लेट से ढक दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और डायरेक्ट जा रहे हैं कहाँ? गोल्ड की फॉइल पर। ये सीधा सीधा जा रहे हैं, ये सीधा 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 जाते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट था, उसका पूरा सेटअप था। बात समझ में आ रही है? ये सारा उसने काम धाम किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्जर्व क्या किया, तो वो ऑब्जर्वेशन हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो थोड़ा ढंग से मैंने बना रखा है, मैंने नहीं मतलब प्रिंटर आउट निकलवा रखा है अपन ने। तो ये रहा, तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है जो पीछे मैंने तुम्हें बना के बताया था। तो ध्यान से देखो, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स हो गया, ये आपके 2 लाइट की प्लेट्स हो गई जहां से सीधा अल्फा रेज निकल रही है और सीधा गोल्ड की फॉइल से टकरा रही है, ठीक है। गोल्ड की फॉइल से ये अल्फा रेज टकरा रही है। अब यहाँ पे आप क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पॉइंट्स लिखेंगे वो अपने ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशंस। देखो, ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे? तो आप ये देख रहे हो कि अल्फा रेस जो है मैक्सिमम जो टकरा रही हैं गोल्ड फॉइल के बाद, वो गोल्ड फॉइल से टकरा के सीधा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जाके गिर रहे हैं, ठीक है। और जहां जहां ये अल्फा रेस गिरेंगी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, वहां वहां जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या करने के लिए? चमकने लगेगी, ठीक है, शाइन करने लगेगी, ठीक है। जैसे आप रास्तों में जाते हो, ठीक है, रास्तों में आपने देखे होंगे वो ग्रीन कलर के बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे सिटीज का नाम होता है या डायरेक्शन हमें बताई हुई होती है, भाई आगे आपको जयपुर जाने के लिए राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी गाड़ी की लाइट उन पे पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं। तो जैसे ही लाइट हटती है वो वापस चमकना बंद कर देते हैं। तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन भी कुछ उसी टाइप की होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही अल्फा रेस इन पे गिरती हैं, ये चमकना स्टार्ट कर देती हैं, और उसके बाद जैसे ही अल्फा रेस, या आप अल्फा रेस एमिट करना बंद कर दोगे, ये चमकना बंद कर देगी। तो जब गोल्ड फॉइल से टकराकर जहां-जहां ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर गिर रहे हैं, वहां-वहां ये चमकने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ गिर रहे हैं तो ये यहाँ चमकने लगेगी, यहाँ चमकने लगेगी, या यहाँ चमकने लगेगी, या ठीक है, जहां-जहां ये गिर रहे हैं वहां-वहां ये चमकने लगेगी। ठीक है, ये सारा सेटअप था। अब आगे देखो ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है। रदरफोर्ड ये ऑब्जर्व करता है कि जब वो सेंटर के आसपास से अल्फा रेज जब जा रही है तो वहां से वो डिफ्लेक्शन फील करने लग रही है। क्या फील करने लग रही है?
डिफ्लेक्शन फील करने लग रही है। तो ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारी गोल्ड की फॉइल है, ठीक है, और ये गोल्ड की फॉइल का सेंटर है, ये सेंटर है। तो रदरफोर्ड ऑब्जर्व करता है कि जब अल्फा रेज सेंटर से पास आउट होती है तो वो डिफ्लेक्शन फील करती है, यानी कि या तो यहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, या वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कहीं भी जा रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी जा रही है। और जब एग्जैक्ट सेंटर से एकदम बीचों बीच आ रही है तो वो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रही है, एकदम बीचों बीच से 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जस्ट टकरा कर वापस आ रही है एकदम सेंटर से, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा था, तो उससे इसने क्या ऑब्जर्व किया यार, ये ऑब्जर्वेशन के बाद उसने क्या कंक्लूजन निकाला, ऑब्जर्वेशन तो हो गई, कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि यार के अल्फा रेज जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज की है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी कि अल्फा रेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की है, ये रही। तो यानी कि सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो अल्फा रेज हैं ये डिफ्लेक्शन फील कर रही है, ठीक है, रिपल्शन फील कर रही है। बस जाहिर सी बात है, अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज की है और डेंस में भी पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट होगा, तभी तो डिफ्लेक्शन होगा, तभी तो रिपल्शन फील होगा। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस है, तो जब ये आसपास से निकल रही है तो डिफ्लेक्शन हो जाएगी, एकदम सामने से टकरा के आएगी तो एकदम वापस से 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, या ये यूं ऐसे डिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ठीक है। और जब बाकी पोर्शन है, बाकी पोर्शन की अगर मैं बात करूं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको अगर मैं बात करूं, देखो, बाकी यहाँ से बात करूँ तो वो स्ट्रेट पास आउट हो जाता है, यहाँ से मैं बात करूँ तो स्ट्रेट पास आउट हो जाता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ सेंटर से कोई ना कोई डिफ्लेक्शन फील हो रहा है, बाकी एटम से कहीं से भी आसपास से गुजरे तो अल्फा रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्ट्रेट पास आउट हो जाती है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि एटम के अंदर एट द सेंटर कोई डेंस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, डेंस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो कि अल्फा रेस को डिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी मैक्सिमम पोर्शन इन एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ कि रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया या एटम के बारे में क्या क्या बातें हुई। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम जो है वो स्फेरिकल है और डेंस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उस पॉजिटिव चार्ज को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। और मैक्सिमम पार्ट जो है एटम के अंदर खाली है, ठीक है, एम्प्टी, बाकी मैक्सिमम पोर्शन जो है एम्प्टी है, खाली है, कोई मतलब नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इस डिस्कवरी के बाद उसने कुछ और भी चीजें बताई एटम के बारे में, कुछ और इंफॉर्मेशन हमें मिली, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देखिए। तो क्योंकि एटम, देखो, एटम स्फेरिकल लिया है तो कुछ ना कुछ इसका डायमीटर होगा, तो एटम का डायमीटर, डायमीटर ऑफ एटम, डायमीटर ऑफ एटम, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर मैं एटम के डायमीटर की बात करूं तो एटम का डायमीटर जो लिया गया वो लिया गया लगभग 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, मीटर। भाई आप किताबें वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आपको सेंटीमीटर वगैरह मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो यहाँ पे मीटर का यूनिट का आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। और वहीं अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। ये सब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही पता चला था। तो देखो, जो रेशियो आएगा 10 की पावर 5 का, ठीक है, 10 की पावर 5 मीटर का। बात समझ में आ रही है, 10 की पावर 5 मीटर का, ठीक है। वहीं अगर मैं रेडियस का रेशियो लूं, रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो वो रेशियो क्या आएगा, डबल कर दोगे क्योंकि सॉरी हाफ कर दोगे क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेशियो भी हाफ हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, शाबाश भाई मेरे।
अगर आपको ये हाफ करना पड़ रहा है तो फिर आपको 9/10 वापस से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, रेशियो जो है वो बराबर रहेगा, डायमीटर और रेडियस रेशियो जो रेशियो है वो दोनों केसेस में बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर भी 10⁵ ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गई डायमीटर रेशियो या रेडियस रेशियो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता चली थी वो पता चली थी वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, आपके पास रेडियस रेशियो है तो वॉल्यूम निकालना आता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, हम स्फीयर लेके स्फीयर मान के बात कर रहे हैं एटम को, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यदि मैं वॉल्यूम ऑफ एटम और न्यूक्लियस का रेशियो लूं, तो वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का अगर मैं रेशियो लेता हूं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ एटम, तो यहाँ ले लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर एटम अपॉन 4/3, मतलब क्यूब लेना पड़ेगा यहाँ पे, आर न्यूक्लियस का क्यूब। तो ये तो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उसका क्यूब लेना है। तो रेडियस रेशियो तो हमें पता है 10⁵ होता है, तो यानी कि मैं 10⁵ का क्यूब ले लूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁵15। ठीक है, मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम का रेशियो हो गया, यानी कि रेडियस और एटम के वॉल्यूम के बीच में गैप देखो कितना है, 10⁵15 का है वॉल्यूम की बात करें। और रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना ज्यादा डिफरेंस है, लगभग 1,00,000। 10⁵ मतलब 1,00,000 टाइम्स, यानी कि न्यूक्लियस इतना ज्यादा उसका रेडियस छोटा है। ठीक है, इतना ज्यादा टाइम्स वो छोटा है न्यूक्लियस से, 1,00,000 टाइम्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चली। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब देखो इसके बाद क्या था कि एटम की हमें स्ट्रक्चर वगैरह पता चल गई, इसमें कहाँ पॉजिटिव चार्ज है कहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये सब पता चल गया। तो यहाँ पे, यहाँ तक इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के टाइम तक हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पता, मतलब सब कुछ पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज का होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें करेंगे और इनके चार्ज वार्ज की बातें करेंगे, इनके मास की बातें करेंगे और एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो आप ये जानते हो कि एटम जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एटम तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, हमारा एटम कैसा था, स्फेरिकल, और सेंटर में क्या प्रेजेंट था, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जहां पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर खाली स्पेस में घूम रहे हैं मजे से। ठीक है, तो ये कहानी एटम को लेकर। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहा है और उसका चार्ज कैसा है, वो नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम का चार्ज होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेक्ट मत करना बताने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है वो दे रखा हो सकता है ना दे रखा हो, तो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आपको इन जनरल पता होनी चाहिए। प्रोटॉन कौन से चार्ज का होता है, प्रोटॉन आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज का होता है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो उस पर चार्ज होता है प्लस, और वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, वो नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है, बराबर चार्ज है, बस ऑपोजिट है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन जो है न्यूट्रल होता है। सही बात समझ में। अब एटम को रिप्रेजेंट करने की अगर मैं बात कहूं
तो एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है? ये एक एटम है, x हमारा कोई ना कोई एटम है। अगर मैं इस एटम की बात करूं तो पावर में एक नंबर लिखा जाता है और यहाँ नीचे एक नंबर लिखा जाता है। पावर में जो नंबर आपने पीरियोडिक टेबल भी देखी होगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सोडियम 23 11, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जैसे पावर में एक नंबर लिखा हुआ है, नीचे भी एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर आखिर क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चैप्टर को करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पावर में नंबर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। ठीक है, यानी कि ये एटम का मास बताता है हमें। ठीक है, और ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये हमें बताता है एटॉमिक नंबर। क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जैसे 1 नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, हीलियम का 2। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस चलता जाता है। मैं पीरियोडिक टेबल नहीं बताने बैठा। तो पीरियोडिक टेबल में आपने बढ़िया अच्छे से पढ़ रखा है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास वगैरह क्या होता है, तो वो चीजें आपको पता है। मैं यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि हमें इन्फॉर्मेशन किस बारे में देते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है प्रोटॉन्स के बराबर होता है, लेकिन कब? जब एटम हमारे पास न्यूट्रल हो। कैसा हो? न्यूट्रल हो। बात समझ में आ रही है? और एटॉमिक मास हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर एटम के अंदर तो 3 चीजें प्रेजेंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो हमने मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्यों कंसीडर किया है, इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं कंसीडर किया? तो इसका जवाब मिलेगा आपको जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास देखोगे। तो इधर देखो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है, मास ऑफ प्रोटॉन है आपके पास 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, वहीं अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन बाद में देखेंगे, पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मास है। अब यहाँ से आपको क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है? थोड़ा ये देखिए, पावर, पावर को ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा। यहाँ पे पावर देखिए, 10 की पावर माइनस 27 है, ये 10 की पावर माइनस 31 है, लगभग 10 की पावर 3 टाइम्स यहाँ पे ही डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इसको 10 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, तो 10 का डिफरेंस तो यहीं आ गया। ठीक है, और एक 10 की पावर 3 का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 27 और पावर 31। तो यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं मास ज्यादा हो गया, पावर में माइनस भी है, माइनस में नंबर नेगेटिव जा रहा है, यानी कि मास कम हो रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत 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 ज्यादा कम है मास ऑफ प्रोटॉन से। अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग 1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि लगभग लगभग 2000 गुना। ठीक है, 2000 गुना वजन होता है। वहीं अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, मास ऑफ प्रोटॉन की, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन की नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की हम बात कर चुके हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, ये है ना? हाँ, ये लिखा हुआ है। तो देखो 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27, यानी कि पावर तो सेम है, बस हल्का फुल्का यही फर्क है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में। ठीक है, बहुत मामूली सा फर्क है। तो यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन के। देखो ये इक्वल टू ग्रेटर देन, मतलब एक्चुअली एक्यूरेट ही बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है, बट क्योंकि डिफरेंस बहुत मिनिमम है तो हम इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करूं तो वो बहुत 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 ज्यादा कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में। ठीक है,
अब एक चीज बताओ कि मैं आपके हाथ में 1 किलो का सामान रखूं या 1 किलो का वेट रख दूं और दूसरे हाथ में 2000 किलो का वेट रख दूं, 2000 किलो का, तो कौन सा वेट आपको भारी लग रहा होगा? जाहिर सी बात है 1 किलो वाला वेट जो है वो भारी लग रहा होगा, क्योंकि दूसरा हाथ तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, 2000 किलो अगर हाथ पे रखो तो वो हाथ तो बचने वाला है नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कहानी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा कम है तो क्या हम उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कम है कि हम उसको काउंट ही नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर हमने एटॉमिक मास में क्या देखा? एटॉमिक मास में हम यही बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ मास इसका ही कंसिडर किया है। इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसिडर नहीं करते, मान के ही नहीं चलते इलेक्ट्रॉन में कोई वजन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस दो चीजें प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और आउटसाइड द न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इनको हम आगे यूज करने वाले हैं कुछ यहाँ पर। तो ध्यान से सुनना और आगे की बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका मास क्या है, क्या नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम दे दिया आपको कुछ इस तरीके से बना के, ठीक है, तो क्या आप मेरे को यहाँ पे ये चीज बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? तो यस, आप बता सकते हो। ठीक है, और नहीं बता सकते तो फिर देखो कैसे बताना होता है। तो देखो, प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 11, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता था। और यहाँ पे मैंने आपसे यही कहा कि एटॉमिक नंबर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 11। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 11, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। ठीक है, न्यूट्रल एटम है। अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट पे भी आऊंगा, कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, वो सारी चीजें हम एकदम बेसिक से हर चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई डाउट ही नहीं, ताकि हायर लेवल के टॉपिक्स जब हम डिस्कस करें तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में ना फंसे। ठीक है, वो हायर लेवल के टॉपिक्स या आगे हमें दिक्कत ही इसलिए आती है क्योंकि हमें छोटी छोटी बातें या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का आइडिया ही नहीं है, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बनते, न्यूमेरिकल्स हमसे क्यों नहीं बनते। तुम लोग ये सोचते हो कि न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला अगर हमें याद है न्यूमेरिकल बन जाएगा। अरे भाई, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, थ्योरी ही नहीं पता होगी, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे कैसे? थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरी पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी, तब जाके आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो हर छोटी सी छोटी बात को भी समझा करो और लेक्चर को स्किप मत किया करो। अरे ये बात तो मेरे को आती है, अरे सुन लो, बीच में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें स्किप कर जाए, या कोई ऐसी लैंग्वेज में टीचर उसी लैंग्वेज में बताता है जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में आने वाला है सवाल। ठीक है, एग्जामिनर जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछने वाला है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। ठीक है, और थ्योरी अच्छे से ध्यान देनी है, सीधा फॉर्मूला के भरोसे मत चले जाना फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर देखो, प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। 11 क्यों है? क्योंकि सोडियम यहाँ पे मैंने न्यूट्रल बना रखा है। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन देखो, ये 23 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जो है क्या इंफॉर्मेशन देता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में। तो यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है वो 23 है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है? 23 है। अब देखो, यहाँ पे हमें प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन तो पता है कि ये 11 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 23 माइनस 11, यानी कि 12। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आई थिंक ये एक सिंपल सी बेसिक सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर मैं कैटायन एनायन की बात कर लूँ, या पॉजिटिव चार्ज, चार्ज आने की वजह से क्या चेंजेस आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वो चीज भी हम समझ लेते हैं। एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम प्लस लिखा, ठीक है, सोडियम यहाँ पे लिख लेते हैं, सोडियम प्लस, तो ये प्लस चार्ज कब आएगा?
अब ध्यान से देखो कि सोडियम पहले न्यूट्रल है, कोई भी चीज पहले न्यूट्रल है। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब उसमें से एक नेगेटिव चीज निकल जाएगी। तो नेगेटिव एटम के अंदर नेगेटिव क्या प्रेजेंट है? एटम के अंदर नेगेटिव चीज ही एकलौती है इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि सोडियम में से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगा तब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करता हूँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करता हूँ, तो यानी कि उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये नंबर जो पॉजिटिव नंबर है ये बात बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम से निकल चुके हैं। बात समझ में आ रही है? वहीं अगर जैसे मैं नाइट्रोजन से अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो उस पे n माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज का है? नेगेटिव चार्ज का है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कौन सा चार्ज ऐड होता जाएगा? नेगेटिव चार्ज ऐड होता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कितने नेगेटिव चार्ज ऐड होंगे? एक। अगर 3 ऐड करोगे तो कितने नेगेटिव चार्ज ऐड होंगे? 3, ठीक है। n 3 माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यानी कि ये अब पॉजिटिव वाले पार्ट को हम कैटायन बोलते हैं, इसको कैटायन बोला जाता है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है इसको एनायन बोला जाता है, ठीक है। तो कैटायन और एनायन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हो गई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें। अब ये हमने कुछ बातें अभी यहाँ तक क्या क्या पढ़ी? हमने एटम्स के बारे में बात करी है कि कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक आधा केस अपन ले लेते हैं इसका, आयन का भी। अगर मैं आयन का एक आधा केस लूं, तो अगर मैं यहाँ पे कैटायन एनायन के बारे में भी कुछ आगे अपन एग्जांपल कर लेते हैं। तो कैटायन एनायन की अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं Na+ में बात करता हूँ, Na+ में, तो Na+ में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो Na+ में प्रोटॉन तो होंगे 11, क्योंकि आप यहाँ पर देखो आने जाने का काम क्या हुआ था? आने जाने का काम किसका हुआ था? सोडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। आने जाने का काम जो मेहमानों की तरह आ रहा जा रहा है, वो कौन आ रहा जा रहा है? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ रहा जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोटॉन भी 11 है और न्यूट्रॉन भी इसके अंदर कितने थे? 11 और 23 इसका एटॉमिक मास था। तो यानी कि न्यूट्रॉन इसके अंदर 12 प्रेजेंट थे। बात समझ में आई? और इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन देखो पहले न्यूट्रल केस में कितने? प्रोटॉन के बराबर, यानी कि 11 प्रेजेंट थे। अब 11 में से एक अगर निकल गया, 11 में से एक अगर निकल गया तो कितने प्रेजेंट हो जाएंगे? 10, ठीक है। आगे चलें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम +2 का एग्जांपल लिया था। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास होता है 24 न्यूट्रल के केस में, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 12। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12, क्योंकि न्यूट्रल है अभी। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12, क्योंकि ये हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 12 अगर प्रोटॉन है तो 12 ही न्यूट्रॉन होंगे, तभी मास जो है वो 12 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं मैग्नीशियम +2 की बात करूँ, मैग्नीशियम +2 की बात करूँ तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे 12। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन भी 12, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो कोई चेंज आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आएगा? देखो +2 का चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो पहले न्यूट्रली में कितने थे? 12 थे, और 2 निकल गए, तो कितने बचे? 10। तो यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशंस की बातें करेंगे, ठीक है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये फालतू नहीं है, ये आगे डेफिनेशंस में हमारे कॉन्सेप्ट सेट करेंगे, हमें जरूरी है ये चीजें पता होना। फिर N-3 की बातें करते हैं। N-3 में जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन अभी हमने देखा कि उसका मास 14 होता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो प्रोटॉन आपको पता है कि इसमें 7 होते हैं, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वो भी 7 रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रल है अभी। बात समझ में आ रही है? अब n से N-3 अगर मैं बना रहा हूँ तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 7। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो अगर N-3 में मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो N-3 में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे?
तो पहले कितने थे 7, अब -3 आया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता सॉरी पता होनी चाहिए है। अगर एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे एफ फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे भी माइनस चार्ज आता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और एटॉमिक मास होता है 19। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर 9, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 19 माइनस 9। तो 19 माइनस 9 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, क्योंकि अभी फ्लोरीन न्यूट्रल है तो प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं एफ माइनस की बात करूं तो एफ माइनस का मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अभी भी बराबर है 10 और 9, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एफ माइनस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो पहले 9 थे, अब कितने हो गए 10। बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है कि कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे हम इनको मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब इन पर बेस कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो डेफिनेशंस हम डिस्कस करते हैं, जैसे आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया। ठीक है, काफी सारी डेफिनेशंस होती है। तो कौन कौन सी डेफिनेशन होती है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ठीक है, या आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉन्स, वो सारी डेफिनेशन होती है। तो वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो ये स्लाइड को हम छोड़ते हैं। अब देखो आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स ऐसी दो स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass, but different atomic mass। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाएंगी, आइसोटोप्स कहलाएंगी। एग्जांपल से समझो, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, ड्यूटेरियम ले लो और ट्रिटियम ले लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का भी 1 होता है, ट्रिटियम का भी 1 होता है। लेकिन अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्रिटियम का 3 होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर अगर इससे सवाल पूछना है वाला है तो ऐसे बचकाने सवाल तो पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स में डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, तो आप ध्यान से देखो। अगर आप इससे पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 1 ही है अगर न्यूट्रल है तो। बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन मतलब ड्यूटेरियम के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए 1, न्यूट्रॉन कितने हो गए 1, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1। तो आप देख रहे हो कि चेंज जो आ रहा है वो प्रोटॉन में नहीं न्यूट्रॉन में आ रहा है। तो आइसोटोप्स में डिफरेंस किस में होता है, डिफरेंस जो अलग चीज होती है। आप ध्यान से देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले सवाल एग्जामिनर बना सकता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट इज द मेन की। आपको कॉन्सेप्ट हर चीज का पता होना चाहिए, डिटेल हर चीज का पता होना चाहिए। एग्जामिनर इतने छोटे से आसान से टॉपिक से भी एक डिफिकल्ट या डिफिकल्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना सकता है। तो हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट जरूरी है, आप हर चीज को अच्छे से पढ़ें। जैसे क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन 35 एटॉमिक नंबर होता है 17, और एक होता है क्लोरीन 37, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, ठीक है, लेकिन मास डिफरेंट होने की वजह से किस में चेंज आएगा। अब मास तो बना हुआ ही दो चीजों से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन अगर सेम है तो अलग क्या हो गए, अलग न्यूट्रॉन है। तो आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होता है, आइसोटोप में मतलब अगर मैं एक ही आइसोटोप्स में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट जो आता है वो न्यूट्रॉन्स के अंदर आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया किसका केस, आइसोटोप्स का केस। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं आइसोबार। ठीक है, अब आइसोबार में चलते हैं। अब बार, बार क्या होता है, बार वो बार नहीं है, ठीक है। बार का मतलब यहाँ पे वजन से डिफाइन किया जाता है, बार एक वेट की भी यूनिट टाइप होती है, तो यहाँ से डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें एटॉमिक मास सेम है,
ठीक है, स्पीशीज which have same atomic mass, ठीक है, but different atomic number, but different atomic नंबर, ठीक है। तो सेम चीज क्या है, सेम चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या है सेम, एटॉमिक मास सेम है, ठीक है। तो एटॉमिक मास सेम है, तो कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हो सकती है जिनमें एटॉमिक मास सेम हो। तो देखो, एक तो हो सकता है पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक मास होता है 40। वहीं अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और एक इसका आइसोटोप होता है K14 वाला, 40 का, ठीक है। वैसे जनरली आप 39 लेके चलते हो, लेकिन एक 40 वाला आइसोटोप प्रेजेंट होता है पोटेशियम का। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये इसका एटॉमिक मास कितना है, 40, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए, ठीक है। तो जब एटॉमिक मास सेम हो तो क्या चीज सेम, वो दोनों स्पीशीज को क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट आइसोडाइफर्स, ठीक है। अब आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, तो देखो, ऐसे दो स्पीशीज जिनमें ऐसे दो स्पीशीज जिनमें स्पीशीज इन विच n माइनस पी की वैल्यू सेम हो, क्या हो, n माइनस पी की वैल्यू सेम हो, n माइनस पी की वैल्यू सेम हो, ठीक है। n माइनस पी वैल्यू सेम हो, यानी कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो सेम हो, ऐसी स्पीशीज को हम आइसोडाइफर्स कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, आइसोडाइफर्स का अगर मैं एग्जांपल लूं, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान नहीं रखने हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आपको बस ये समझना है, आप खुद फाइंड आउट, एग्जामिनर ऑप्शन में एग्जांपल दे रखा होगा, आपको बस फाइंड आउट करना आना चाहिए और डेफिनेशन ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान रखनी है कि क्या चीज सेम है, क्या चीज अलग है, ठीक है। आइसोडाइफर का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो आइसोडाइफर में मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो बोरोन ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं। अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन में एग्जांपल हो जाएगा बोरोन 11 और एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 5 और कार्बन हो जाएगा 13 और एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 6, ठीक है। कार्बन 13 यानी कि आइसोटोपिक फॉर्म लिया है हमने यहाँ पर। अब प्रोटॉन की बात करूं मैं, प्रोटॉन यहाँ पर हो जाएंगे 5, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 6, तो n माइनस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी 1। वहीं अगर मैं इसमें बात करूं तो प्रोटॉन की वैल्यू हो जाएगी 6, न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 7, तो n माइनस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, n माइनस पी की जो वैल्यू है वो 1 1 आ रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर्स हो गए, क्या हो गए, आइसोडाइफर्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद अपन चलते हैं आइसोटोन्स पे। आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो ऐसी स्पीशीज इन विच आइसोटोन्स में क्या सेम होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। क्या सेम प्रेजेंट हो, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहेंगे, ऐसी स्पीशीज को हम आइसोटोन्स कहेंगे। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल में हम क्या क्या ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हीलियम ले लेते हैं, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास उसका होता है 14। हाइड्रोजन में अगर मुझे लेना है तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या, यहाँ पे मुझे ट्रिटियम लेना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोटोप लेंगे हम ट्रिटियम, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन ट्रिटियम। आप चाहो तो जैसे मैंने इससे पहले जब आइसोटोप्स का एग्जांपल पढ़ाया था, तो उसमें हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम को डी और टी, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को डी या टी के फॉर्म में बताया था, तो आप चाहो तो डायरेक्ट हाइड्रोजन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। बस ऊपर 3 आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर ट्रिटियम को मेंशन कर रहे हो, तो या तो डायरेक्ट आप टी भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप हाइड्रोजन के फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको ऊपर 3 मेंशन करना पड़ेगा ट्रिटियम के लिए, ठीक है। ये दोनों ही ट्रिटियम है, ठीक है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन हो जाएगा 1, न्यूट्रॉन की बात करूँ न्यूट्रॉन हो जाएंगे 2,
और इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें देखने हैं। प्रोटॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे वो भी हो जाएंगे 2। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों जो है आइसोटोन्स है। बात समझ में आ रही है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगी, देखो नाम से ही पता चल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब अगर नाम सेम है मतलब आइसो मतलब क्या होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसी स्पीशीज इन विच सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यानी कि उनमें क्या सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। बात समझ में आ रही है। जैसे क्लोरीन की बात कर लेते हैं और आर्गन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया है Cl माइनस लिया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17 प्लस 1, क्योंकि एक माइनस आ गया तो टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। और आर्गन मैंने न्यूट्रल लिया है तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही इसमें इलेक्ट्रॉन बता रहा है क्योंकि न्यूट्रल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स के दोनों साइड नंबर सेम है, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा बनेंगे नहीं, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के करते हैं, तो क्या बोल रखा है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x-2 इज 16, x-2 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x-2 में कितने हो जाएंगे। तो अगर प्रोटॉन 16 है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 16 है। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि न्यूट्रल में, इन न्यूट्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो भी 16 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 प्रेजेंट रहेंगे, जितने एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल। अब अगर मैं x से x-2 बना रहा हूँ, कितना बना रहा हूँ x-2 बना रहा हूँ, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं, ऐड करने, -2 चार्ज कब आएगा जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो यानी कि 2 माइनस चार्ज है तो 16 में आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो आंसर आएगा 18, तो 18, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है एक टॉपिक एवरेज एटॉमिक वेट। अब एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, तो अभी आपने थोड़े टाइम पहले मैंने क्लोरीन के आइसोटोप्स आपको बताए थे, तो एक चीज बताओ, क्लोरीन के जब आपने आइसोटोप देखे तो एक एटम तो क्लोरीन 35 था, एक 37 वेट वाला था, ठीक है। 17 इनका एटॉमिक नंबर हो गया। दो आइसोटोप्स हमने बनाए, लेकिन जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट, मोल कॉन्सेप्ट में आपने मॉलिक्यूलर वेट काउंट किया होगा, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किए होंगे मोल्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, तो आपने क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो 35.5 लेके चले। क्लोरीन का आप एक्चुअल वेट कितना लेके चले 35.5, लेकिन 35.5 वाला तो एक भी एटम नहीं है, एक का 35 है एक का 37 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर यहाँ पर क्या किया, एवरेज लिया गया। एवरेज क्यों लिया गया, क्या रीजन है एवरेज लेने का, और अगर मैं एवरेज भी लेता हूँ 35 प्लस 37 और उसको हाफ कर देता हूँ तो भी 35.5 नहीं आ रहा, तो ये एवरेज कैसे लिया गया है, तो इसके पीछे जो एवरेज लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिपेंड करता है इसकी नेचुरल अबेंडेंस के ऊपर। किसके ऊपर, नेचुरल अबेंडेंस के ऊपर। इस वर्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एवरेज एटॉमिक वेट निकालना सीखना है, ठीक है। तो देखिए नेचुरल अबेंडेंस का मतलब क्या है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेचर में वो कितना ज्यादा अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन 35 और 37 है, ठीक है, क्लोरीन 35 एंड 37 है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों जो है वो बराबर प्रेजेंट है, यानी कि क्लोरीन 35 भी 50% प्रेजेंट है और क्लोरीन 37 भी 50% प्रेजेंट है, नेचर में मतलब 50-50% प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। क्लोरीन की जो नेचुरल अबेंडेंस है 35 वाले की वो है कम 25%,
और 37 वाली की नेचुरल अबेंडेंस है 75%। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या मतलब है कि नेचर में जितने भी क्लोरीन के एटम्स हैं, अगर हम सारे क्लोरीन के एटम्स को अगर कंसीडर करें तो 35 वाले जो हैं वो 25% है। नेचर में जितने भी क्लोरीन के एटम है उनमें 25% जो है वो क्लोरीन 35 वाले हैं। और नेचर में जो 75% है वो नेचर में कितने हैं, 37 वाले, सॉरी 37 वाले जो हैं वो नेचर में कितने प्रेजेंट हैं, 75% प्रेजेंट है। तो इस 25 और 75% को लेते हुए हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिए। एवरेज एटॉमिक वेट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से समझिए क्या होता है कि नेचुरल अबेंडेंस ऑफ एनी वन एटम और उसी का ही एटॉमिक वेट। ठीक है, जिस भी एटम की आप नेचुरल अबेंडेंस ले रहे हो उसका एटॉमिक वेट और प्लस नेचुरल अबेंडेंस ऑफ सेकेंड एटम और उसका एटॉमिक वेट। ठीक है, और अपॉन में आपको लेना पड़ेगा टोटल नेचुरल अबेंडेंस, टोटल नेचुरल अबेंडेंस। ठीक है, अगर मान लो 3 आइसोटोप है तो वही Na1V1, मतलब सॉरी Na1 और एटॉमिक वेट, नेचुरल अबेंडेंस ऑफ सेकेंड एटम और उसका वेट, और नेचुरल अबेंडेंस ऑफ थर्ड एटम एंड उसका एटॉमिक वेट, और नीचे भी टोटल नेचुरल अबेंडेंस आप ऐड करते हुए चलोगे। ठीक है, जितने भी आइसोटोप्स होंगे आप इसको ऐड करते हुए चलोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसमें एक न्यूमेरिकल जो है मैंने इसी पे बेस बना रखा है, इसी को ही न्यूमेरिकल बेस में मैंने बना रखा है, ये रहा। ठीक है, तो आप हम उस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल के फॉर्म में ही समझ लेते हैं आगे डिटेल में। कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक गलती हो रखी है, इसका जो एटॉमिक वेट हमें लेना है वो लेना है, इसका लेना है 35 और इसका लेना है 37। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, इंसान ही है। अब देखो, जो 35 वाला वेट है उसका नेचुरल अबेंडेंस है 75%, और जो 37 वाला है उसकी नेचुरल अबेंडेंस है 25%। तो एवरेज वेट निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है ही सही एवरेज वेट निकालने का। ठीक है, तो 75% जिसकी नेचुरल अबेंडेंस है, तो 75%, और उसका एटॉमिक वेट कितना है, जो 75% वाला है उसका एटॉमिक वेट है 35, प्लस जो 25% वाला है 25%, उसका एटॉमिक वेट कितना है, उसका एटॉमिक वेट है 37, और टोटल नेचुरल अबेंडेंस कितनी हो जाएगी, 75 प्लस 25। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35.5। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये आपको परसेंटेज फॉर्म में ही दिया हुआ हो, ये जरूरी नहीं है कि ये आपको परसेंटेज फॉर्म में ही दिया हुआ हो सकता है ये आपको रेशियो के फॉर्म में दिया हो। जैसे 75% है कौन सा, क्लोरीन 35 वाला, क्लोरीन 35 वाला, और क्लोरीन 37 एटम, 37 एटॉमिक वेट वाला, ये 25% है। तो जरूरी नहीं है ये परसेंटेज में ही दे रखा हो सकता है ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में दे रखा हो, ये 1, ये रेशियो 3। ठीक है, 1:3 के फॉर्म में। तो आप एवरेज फॉर्मूला को भी 3 और 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि नेचुरल अबेंडेंस की जगह आप 3 और 1 वैल्यू भी पुट कर सकते हो। 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी जो है वो 35.5 ही आने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए ये इतना ही था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करूं, आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था तो वो एक तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आज हमने डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी ना, वो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था एवरेज एटॉमिक वेट का। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक वेट का जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या था फॉर्मूला, एक बार फिर से बताइए। नेचुरल अबेंडेंस ऑफ एनी एटम, उसका एटॉमिक वेट। ठीक है, दूसरा नेचुरल अबेंडेंस ऑफ अदर एटम
और उसका एटॉमिक वेट, ठीक है। और अगर मान लो 3 आइसोटोप हैं तो तीसरे की भी नेचुरल अबेंडेंस, ठीक है, और उसका एटॉमिक वेट और अपॉन में टोटल नेचुरल अबेंडेंस। ठीक है। अब एक डाउट और आ रहा होगा माइंड में कि सर हमने तो नाइट्रोजन के भी आइसोटोप देखे थे, एक N14 वाला था और एक N15 वाला था, ठीक है। अभी हमने आइसोटोप्स तो बहुत सारे देखे, हमने पोटेशियम के भी आइसोटोप देखे, एक 39 वाला, एक K40 वाला, ये तो आपने ही बताया था, ठीक है। ये तो आज ही हमने एग्जाम्पल में यूज किया है। तो इसमें तो जब हमने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया तब तो हम 39 ही लेके चलते हैं, इसमें 14 लेके चले तो सिर्फ 14 ही लेके चलते हैं, मतलब 15 और 14 का हम यहाँ पे तो एवरेज नहीं निकालते, यहाँ पे तो हम एवरेज नहीं निकालते। हमने क्लोरीन के ही केस में एवरेज क्यों निकाला? तो भाई उसके पीछे भी जो रीजन है वो नेचुरल अबेंडेंस ही है, क्योंकि क्लोरीन की जो क्लोरीन 35 और 37 की अगर जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये नेचर में 25% है और ये नेचर में 75% है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ नाइट्रोजन N14 और इसकी बात करें तो ये 99.99% प्रेजेंट है और ये 0.01% प्रेजेंट है, यानी कि N15 की नेचुरल अबेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हम निकालेंगे ना एवरेज तो भी 14 ही निकल के आएगा, 14.00000 करके कुछ ना कुछ बाद में जाके नंबर आएगा। तो यहाँ पे इनकी जो नेचुरल अबेंडेंस है वो इतनी कम होती है कि हम इनको कंसीडर ही नहीं करते। यहाँ पे कंसीडर क्यों किया गया? क्योंकि 25% को 75% के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे 99% प्रेजेंट है, ये 0.01% प्रेजेंट है, तो इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए हम जो एवरेज एटॉमिक नंबर है या एवरेज एटॉमिक वेट है वो किसी हर पर्टिकुलर एटम के लिए नहीं निकालते, उसकी नेचुरल अबेंडेंस भी देखी जाती है कि कितना वो नेचर में प्रेजेंट है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये आई थिंक आज का लेक्चर इतना ही है। अब देखो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बिल्डअप हो रहे हो, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर सेकंड लेक्चर जब भी आने वाला होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और हमारी वेबसाइट पर acadexcel.com पे आपको नीट एनोटेशन पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे चैप्टर वाइज, ठीक है। लेक्चर वाइज असाइनमेंट मिलेंगे, जैसे इस लेक्चर के असाइनमेंट, सेकंड लेक्चर के असाइनमेंट, थर्ड लेक्चर के असाइनमेंट, वे असाइनमेंट मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके रेगुलर माइनर टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर वीडियो के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको सब अवेलेबल है एकेडेक्सल की वेबसाइट पे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।